हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव, जैव नियंत्रक कारकों के रूप में सूक्ष्मजीव और जैव उर्वरकों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। बायोगैस या गोबर गैस जो मीथेन रिच एक फ्यूल होता है, जिसका उपयोग खाना बनाने, प्रकाश करने और अन्य कार्यों में किया जा सकता है। यह मुख्यतः मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया के द्वारा व्यर्थ बायोमास का अवायवीय किण्वन द्वारा फर्मेंटेशन द्वारा उत्पन्न होता है। यानी कि ये जो फ्यूल है, ये जो बायोगैस है, इसका निर्माण मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया के द्वारा व्यर्थ बायोगैस बायोमास के अवायवीय फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन द्वारा होता है। इसका जो रासायनिक संगठन है, केमिकल कंपोजिशन है, इसमें मीथेन 50 से 70% होती है, CO2 30 से 40%, हाइड्रोजन 1 से 5% और ट्रेसिस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। ट्रेसिस का मतलब जब कोई चीज़ बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है। बायोगैस के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो मिथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया होते हैं और इसके अलावा बैसिलस प्रकार के जीवाणु आदि भी इसमें यूज हो सकते हैं। बायोगैस संयंत्र जो होता है वो बायोगैस का निर्माण या गोबर गैस का निर्माण एक संयंत्र में होता है, एक सिस्टम में होता है, जिसे हम बायोगैस प्लांट बोलते हैं। और ये 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें गोबर की यानी कि डंग की करदम यानी कि स्लरी डाली जाती है जल के साथ 1:1 में। तो एक पार्ट उसका गोबर, जिसे गोबर की स्लरी कहते हैं, करदमी बोलते हैं, और एक पार्ट जल लेते हैं उसमें। और उसमें एक फ्लोटिंग ढक्कन होता है जो गैस बनने के बाद ऊपर की तरफ उठता रहता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है और उस निकास से गैस को पाइप के थ्रू घरों तक पहुंचाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है, जिसका यूज़ खाना बनाने में और प्रकाश आदि करने में हो सकता है। उसमें एक और निकासी होती है जिससे जो व्यर्थ बची स्लरी यानी कि जो करदम होता है, जो गोबर लिया गया था, उसका जो शेष भाग बचता है उसको निकाला जाता है और इसका प्रयोग एक मैन्योर यानी कि खाद के रूप में किया जाता है। और ये बहुत अच्छी खाद होती है जिसको खेती की पैदावार को, उत्पादन को बढ़ाने में यूज़ किया जा सकता है। अब जो भारत में बायोगैस का जो निर्माण है, उसके निर्माण में 2 जो इंस्टीट्यूट्स हैं या रिसर्च सेंटर्स हैं, उनका महत्वपूर्ण रोल है। एक है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज, खादी एवं जो ग्रामीण उद्योग है, वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और ये विभिन्न गांवों में और जो स्थानों पर जो बायोगैस संयंत्र लगाए जाते हैं, इनमें ये सहायता प्रदान करते हैं। बायोगैस का जो निर्माण होता है वो बेसिकली 3 स्टेप्स में होता है। पहला चरण में विकल्पी अवायवीय जो जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो अपने एंजाइम्स की सहायता से गोबर के जो जटिल बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, डंग में जो पॉलीमर्स उपस्थित होते हैं, उनको सरल मोनोमर्स में परिवर्तित कर देते हैं। मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं? जब कोई बहुत छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, तब इस बड़े अणु को हम बोलते हैं बहुलक यानी कि पॉलीमर। जो छोटे अणु बनते हैं उन्हें बोलते हैं मोनोमर, जिनसे वो मिलकर बड़ा होता है। जो छोटे अणु मिलकर बड़ा अणु बनाते हैं उसे हम बोलते हैं मोनोमर, और इस घटना को बोलते हैं बहुलीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन। तो गोबर में उपस्थित जो जटिल बहुलक होते हैं
वो विकल्पी अवायवीय सूक्ष्म जीव उन्हें अपने एंजाइम्स की सहायता से सरल मोनोमर्स में परिवर्तित कर देते हैं और सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन और लिपिड वैसे तो बहुलक नहीं होता, पॉलीमर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बहुलकों के साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि उसका जो जब सेल में उसको सेपरेट किया जाता है तो वो वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में घुलनशील ना होने कारण वो जो बहुलक होते हैं या बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ सेपरेट होता है, इसलिए इसको बहुलक के साथ पढ़ लेते हैं, वरना मॉलिक्यूलर वेट अणुभार के हिसाब से वो बहुलक नहीं होता है। तो वो अपने जो बहुलक होते हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, वो लिपिड जैसे अपने सरल मोनोमर्स में बदल जाते हैं, लेकिन लिग्निन और अकार्बनिक लवण में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात अकार्बनिक लवण एज इट इज रहते हैं, बरकरार रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहता, और लिग्निन का भी परिवर्तन नहीं होता, लिग्निन भी मोनोमर्स में परिवर्तित नहीं होता है। दूसरे स्टेप्स में आंशिक वायवीय परिस्थितियों में, तो आंशिक वायवीय परिस्थितियों में मोनोमर्स जो होते हैं, जो सरल मोनोमर्स बने हैं, वो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा अब वो कार्बनिक अम्लों में बदल जाते हैं, और ये अम्ल अंततः एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तृतीय चरण में जो एसिटिक अम्ल है वो अवायवीय मिथेनोजेन आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं, ये उनकी क्रिया के द्वारा मीथेन में ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो पहले स्टेप्स में गोबर के बहुल जो जटिल बहुलक होते हैं वो विकल्पी अवायवीय सूक्ष्म जीवों से एंजाइम्स द्वारा सरल मोनोमर में परिवर्तित होते हैं। सेकेंड स्टेप में आंशिक वायवीय परिस्थितियों में सूक्ष्म जीव सरल मोनोमर्स को कार्बनिक अम्लों में परिवर्तित कर देते हैं, और कार्बनिक अम्ल अंततः एसिटिक अम्ल में परिवर्तित होता है। तीसरे स्टेप्स में अवायवीय मिथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया ऑक्सीकरण द्वारा एसिटिक अम्ल को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बायोगैस के लाभ क्या है? सबसे पहला, बायोगैस बिना धुएं के जलता है, अतः ये जो ऐसी गैस है जो विदाउट धुआं जलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं होता। इसका प्रयोग घर की लाइट जलाने में, स्ट्रीट लाइट जलाने में, खाना बनाने आदि में किया जाता है। तीसरा, जो प्रयोग की गई कर्दम है, जो हमने उसमें गोबर डाला था, उसकी जो कर्दम डाली थी, स्लरी डाली थी, जो शेष बचती है जब बायोगैस बनने के बाद, जो उसका शेष भाग बचता है, जिसमें अकार्बनिक लवण होते हैं, लिग्निन होते हैं और अन्य सब्सटेंसेस होते हैं, वो अब एक खाद और मैन्योर की तरह काम करती है, और खेत की और मृदा की उत्पादकता को बढ़ाने में, उर्वरकता को बढ़ाने में, उत्पादन बढ़ाने में फसलों का यूज़ की जाती है, आसानी से उसकी होती है, और बिना पैसे के बनती है, और ये इकोनॉमिकली भी फायदेमंद होती है। इसके अलावा गोबर व कृषि अपशिष्ट जो होते हैं उनका सही निदान होता है, वो बायोगैस बनाने में यूज हो जाते हैं, जिससे स्वच्छता बरकरार रहती है। इसके अलावा सरलतापूर्वक इसको संचित भी किया जा सकता है, अतः ऊर्जा का प्रभावी स्रोत है ये, जो आगे जाकर यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा गोबर और जो मल होता है, उससे बॉर्न जो डिजीज़ होती हैं, उसके कारण जो डिजीज़ उत्पन्न हो सकती है, वो गोबर और मल उपस्थित ना होने के कारण वो बीमारियां नहीं हो पाती प्लांट्स में और ह्यूमंस में और अन्य जंतुओं में। इससे रोग के रोकथाम में भी सहायता मिलती है। अब हम जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे, यानी कि माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। खेती में, कृषि में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का, कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स, शाकनाशक हर्बिसाइड, पीड़कनाशक पेस्टिसाइड्स, और फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक के रूप में इनका यूज किया जाता है, और ये मनुष्य तथा अन्य जंतु, पौधे और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। अर्थात ये जो आर्टिफिशियल कृत्रिम रसायन हम कीटनाशक, शाकनाशक, पीड़कनाशक और उर्वरकों आदि के रूप में जो हम यूज़ करते हैं, जिससे
फसलों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, ये कृत्रिम रूप से संश्लेषित होते हैं और ये नेचुरल प्राकृतिक पर्यावरण के भाग नहीं होते हैं। इसलिए ये वातावरण में पहुंचकर वहाँ पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, प्रदूषण करते हैं और मनुष्य, अन्य जंतुओं, पौधे एवं पर्यावरण को हानिकारक होते हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं। अब पादप रोगजन को यानी कि पैथोजेंस और पीड़कों, पेस्ट के नियंत्रण के लिए, जो जीव फसलों को हानि पहुंचाते हैं उन्हें हम पेस्ट कहते हैं, पीड़क कहते हैं, उसके नियंत्रण के लिए जब हम जैविक विधियों यानी कि बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं तब इसे हम जैव नियंत्रण यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। तो जैव नियंत्रण का मतलब क्या है कि पादप रोगजनक और पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैविक विधियों का, बायोलॉजिकल मेथड्स का प्रयोग क्या कहलाता है, जैव नियंत्रण कहलाता है। और वे जैविक कारक जो खरपतवार यानी कि वीड्स, जो खेती में फसल अपने आप उग जाती हैं और वो जो नॉर्मल फसल है उसके पानी को, उसके लवणों को आदि को ग्रहण करके सॉइल में उनके उत्पादन को कम करती है, फसलों के उत्पादन को कम करती है, वो वीड्स कहलाती हैं। और कीट तथा रोगाणुओं के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होने वाले जो जैविक कारक होते हैं हम उन्हें जैव पीड़कनाशक यानी कि बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं। कुछ प्रमुख एग्जाम्पल जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल के यानी कि जैविक नियंत्रण के वो हैं लेडी बर्ड बीटल, कोकिनेलिया जिस पे लाल और काले धब्बे होते हैं, वो पौधों के पीड़क होते हैं एफिड्स, उन पर फीड करती है, उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है, इसीलिए उनकी संख्या को नियंत्रित करके वो इस फसलों के नुकसान को बचाती है, अर्थात वो इनका बायोलॉजिकल कंट्रोल करती है और इनको नियंत्रित करती है एफिड्स को। ड्रैगन फ्लाई जो मच्छरों पर फीड करती है, उनके लार्वाओं पर फीड करती है बेसिकली, तो वो मच्छरों का कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। फाइटोप्थेरा पोमीवोरा एक फंगस होती है, कवक होता है, उससे प्राप्त प्रथम जैव खरपतनाशी यानी कि वेडिसाइड्स, खरपतवार को नष्ट करता है, वो क्या कहता है, खरपतवार नाशी यानी कि वेडिसाइड, उसका नाम था डी वाइन, पहले थी डी वाइन। तो ये फाइटोप्थोरा से प्राप्त हुई और ये जो खरपतवार होते हैं उनको मारकर इनके नियंत्रण में भाग लेती है, उनको नियंत्रित करती है। तंबाकू, नीम आदि से प्राप्त पीड़कनाशी यानी कि पेस्टिसाइड्स कीट और कृमि की लगभग 200 प्रजातियों का नियंत्रण करते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं जिससे फसलों को नुकसान नहीं होता है। कवक ब्यूवेरिया बेसियाना और कुछ अन्य कवक कीटों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। वो कीट जो होते हैं उनको नष्ट करके उनका कंट्रोल करते हैं, फसलों को नुकसान होने से बचाते हैं। मृदा में जीवाणु होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस होता है वो एक विषाक्त यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और यह जीवाणु जो होता है, और इसको बोलते हैं थुरिओइड्स, इस टॉक्सिक्स को बोलते हैं थुरिओइड्स। थुरिओइड्स जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो जीवाणु होता है वो एक विषाक्त यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करता है जिसका नाम होता है थुरिओइड्स। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो जीवाणु होते हैं, ये शुष्क बीजाणुओं यानी कि ड्राई स्पोर्स के रूप में सैशेट में यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स को हम सैशेट बोलते हैं, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में बाजार में उपलब्ध होते हैं। इनको पानी में घोलकर जो वर्नेबल प्लांट्स होते हैं यानी कि भेद्य प्लांट्स होते हैं जिन पर कीटों का आक्रमण होता है, उन वर्नेबल क्रॉप्स पर यानी कि वृक्ष जो होते हैं, फलों वाले वृक्ष और जो सरसों होती है, ब्रेसिका टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, उन पर छिड़क दिया जाता है। ये जीवाणु जो होते हैं, बीजाणु, ये जो जीवाणु के जो बीजाणु हैं, चूँकि ये जीवाणु उसमें डाल दिए जाते हैं सैशेट में, तो ये लार्वा के द्वारा खाए जाते हैं और लार्वा के द्वारा खाए जाने पर ये लार्वा मर जाते हैं। लार्वा के आहार नाल में विष यानी कि विषाक्त पदार्थ टॉक्सिन सिक्रीट होता है और वहाँ पर वो लार्वा मर जाते हैं इसके कारण से, जबकि वयस्क कीट जो होते हैं वो अप्रभावित रहते हैं क्योंकि ये विशेष रूप से लार्वा को ही हानि पहुँचाता है।
इससे जो वयस्क कीट है उसकी मात्रा घटती नहीं है, लेकिन जो लार्वा होते हैं उनके कैटरपिलर टाइप के होते हैं वो नष्ट होते जाते हैं, जिससे उनकी मात्रा एक निश्चित, जो उनकी संख्या है वो निश्चित बरकरार रहती है, अर्थात उनकी जो जनसंख्या है वो कम तो रहती है लेकिन समाप्त नहीं हो पाती, जिससे एक इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिक नियंत्रण बरकरार रहता है, पारिस्थितिक बैलेंस बरकरार रहता है। तितली जैसे दिखने वाले कीटों के लिए इसी प्रकार के लार्वाओं को मारने के, उनके लार्वाओं को मारने के लिए इसका ही प्रयोग किया जाता है। बीटी कपास यानी कि बीटी कॉटन जो है वो भी इसी सिद्धांत पर विकसित की गई है, जिसे हम अगले चैप्टरों में विस्तार से पढ़ेंगे। ट्राइकोडर्मा एक इम्पोर्टेंट फंगस है। ट्राइकोडर्मा एक इम्पोर्टेंट फंगस है जो मूल यानी कि जड़, रूट के इकोसिस्टम में पाए जाने वाला एक प्रमुख प्रकार का कवक होता है। और ये ट्राइकोडर्मा जो होता है ये सामान्य रूप से रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है, रूट परितंत्र में पाया जाता है, पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है। और यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के जो रोगजनक जीव होते हैं उनको मारकर जैव नियंत्रण करता है, अर्थात ये फसलों को रोगों से बचाता है। रोग उत्पन्न करने वाले जो रोगाणु होते हैं उनको मारने में होता है। तो ट्राइकोडर्मा का जो प्रमुख यूज है वो है रोगनाशी के रूप में, अर्थात रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को मारना, और जिससे उनका बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। बैक्यूलोवायरस जो नेक्स्ट है, इसमें बैक्यूलोवायरस जो होता है वो कीट और संधिपादों यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं उन पर हमला करता है, और जो अधिकांश बैक्यूलोवायरस होते हैं उनका प्रयोग जैव नियंत्रण कारक के रूप में होता है। क्योंकि वायरस जो होते हैं वो स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, अर्थात प्रजाति विशिष्ट होते हैं, यानी कि एक विशेष प्रकार का वायरस एक विशेष प्रकार के ही प्रजाति के सदस्यों को नष्ट करता है। जैसे बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणुभोजी जीवाणुओं पर हमला करता है, उनको होस्ट के रूप में यूज करता है। उन पर परजीवी होता है, तो केवल जीवाणुभोजी जो होते हैं केवल जीवाणुओं को नष्ट करेंगे, जीवाणुओं को हार्म पहुंचाएंगे, प्लांट्स को, एनिमल्स को और अन्य जीवों को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। इसी प्रकार से कोई अगर वायरस केवल कीट पर प्रभाव डालता है, कीटों को हानि पहुंचाता है, कीटों पर परजीवी होता है, तो वो केवल कीटों को हानि पहुंचाएगा और किसी जीव को नहीं पहुंचाएगा, किसी प्लांट को, किसी एनिमल्स को। और उसमें भी ये एक विशेष प्रकार की जो जाति के कीट होंगे उसी पर ही एक विशेष प्रकार का वायरस एक विशेष प्रकार के जाति के कीट पर ही प्रभाव डालता है। इसलिए बैक्यूलोवायरस जो होते हैं उनका जो यूज होता है जैव वैज्ञानिक नियंत्रण में होता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। ये विषाणु विशेष प्रजाति के जो कीट होते हैं जो हार्म पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उनको नष्ट करते हैं। और इसी कारण ये उभयचरों, मछलियों, ह्यूमंस, जंतुओं, अन्य पादपों आदि पर नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसके बाद इसीलिए यहाँ इस बैक्यूलोवायरस का यूज करते हुए केवल उन्हीं रोगजनक रोगाणुओं को मारा जाता है जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं, और अन्य कीट और अन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। अब हम जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स इन एज बायोफर्टिलाइजर्स के रूप में पढ़ेंगे। वे जीव जो मृदा की उर्वरकता यानी कि उसमें नाइट्रोजन और फास्फेट, विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फेट की मात्रा बढ़ा देते हैं, वो सूक्ष्म जीव बायोफर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। यानी कि मृदा में जो उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फेट की मात्रा को बढ़ाते हैं, उन विशेष प्रकार के जीवों को, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवों को, सूक्ष्म जीवों को हम क्या बोलते हैं? बायोफर्टिलाइजर्स कहते हैं। या वे सूक्ष्म जीव जो अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा के पोषक पदार्थों में वृद्धि कर पादपों की वृद्धि में सहायक होते हैं, बायोफर्टिलाइजर्स यानी कि जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव मतलब बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजर्स की तरह, उर्वरकों की तरह यूज होते हैं और फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? बायोफर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। जैव उर्वरक बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिरीकारी साइनोबैक्टीरिया यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेटिंग साइनोबैक्टीरिया,
और माइकोराइजा। अनेक जीवाणु जो सहजीवी संबंध में रहते हैं अथवा मुक्त अवस्था में रहते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए हम जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणुओं को हम दो हेडिंग्स में पढ़ेंगे। नंबर 1 सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु और दूसरे मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। ये जीवाणु किसी अन्य जीव के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं और सहजीवी संबंध में रहते हुए वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बदले में इन्हें भोजन और सुरक्षित स्थान मिलता है। जो सहजीवी संबंध होता है उसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा संबंध जिसमें कोई दो जीव इस प्रकार से साथ साथ रहते हैं कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और उनका ये संबंध अविकल्पी होता है यानी कि ऑब्लिगेटरी होता है, अर्थात दोनों को पृथक कर देने पर दोनों में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस संबंध को हम सहजीवन यानी कि सिम्बायोसिस बोलते हैं और ऐसे जीव सहजीवी यानी कि सिम्बायोंट कहलाते हैं। अब सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु को जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ये दलहनी फसलों जैसे दालों वाली फसलें हैं और चना है, मटर है, सोयाबीन, अल्फा टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर गांठें नोड्यूल्स पाई जाती हैं, उसके अंदर उपस्थित होते हैं और वहाँ बैठे बैठे ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और बदले में इन्हें वहाँ पर खाना और प्रोटेक्शन मिलता है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम के अलावा राइजोबियम की लगभग 12 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, स्पीशीज़ पाई जाती हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो स्पीशीज़ है वो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम है और ये सभी विभिन्न पौधों के जड़ों के अंदर सहजीवी संबंध के रूप में रहते हैं और वहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं रूट नोड्यूल्स के अंदर। अब कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मुक्त जीवी रहते हैं, जो मृदा में सामान्यतः मुक्त रूप में पाए जाते हैं, वो किसी सहजीवी संबंध में नहीं पाए जाते और वहाँ ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उर्वरक क्षमता को, मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जो सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के वो है एजिटोबैक्टर, एंजियोस्पर्मिलम, बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम और बाइंजर निका। अब दूसरे जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक, प्रोकैरियोटिक और साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और अधिकांश नाइट्रोजन फिक्सेटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात ये अधिकांश साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इनकी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन रिलीज होती है। पहले ऐसे जीव होते हैं जिनकी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन रिलीज होती है, निकलती है। अब ये भी दो फॉर्म्स में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, सहजीवी संबंध के रूप में यानी कि सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेटिंग साइनोबैक्टीरिया और दूसरे मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया हैं जो सहजीवी संबंध में होते हैं वो मुख्यतः नोस्टॉक और एनाबिना होते हैं जो सहजीवी संबंध में रहते हैं और उसके अलावा कुछ अन्य जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो भी सहजीवी संबंध के रूप में होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कौन से होते हैं? नोस्टॉक और एनाबिना। इनके कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हैं जो सहजीवी संबंध ये कहाँ पाए जाते हैं? एजोला की पत्तियों में। एजोला एक वाटर फर्न होता है, टेरिडोफाइटा होता है और वो उसकी पत्तियों में एनाबिना एजोली रहते हैं जिसके कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। इसीलिए धान जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अजोला को ग्रो कराया जाता है धान के साथ और अजोला धान में लगा दिया जाता है तो उसकी जो पैदावार होती है, उत्पादकता होती है, वो 50% तक बढ़ जाती है एजोला के लगाने से, क्योंकि एजोला की पत्तियों में एनाबिना एजोली नामक साइनोस बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, जिससे नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा सॉइल में बढ़ जाती है और उसका उत्पादन बढ़ जाता है। साइकस में जो कोरोलाइड जड़ें पाई जाती हैं, कोरोलाइड रूट्स पाई जाती हैं, उनमें एनाबिना साइकेडी पाए जाते हैं। इसके अलावा एंथोसिरोस के थैलस में भी साइनोबैक्टीरिया सहजीवी संबंध के रूप में पाए जाते हैं।
गुनेरिया के तने में सहजीवी संबंध के रूप में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं और ट्राइफोलियम बरसीम जो होते हैं उसकी जड़ों की नोड्यूल्स में भी साइनोबैक्टीरिया सहजीवी संबंध के रूप में पाए जाते हैं। दूसरे है मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया, जैसे ओलिसिया, ये सबसे सामान्य प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया है। और इसके अलावा ऑसिलेटोरिया साइनोबैक्टीरिया होता है जो मुक्तजीवी होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया के रूप में काम करते हैं। ऑसिलेटोरिया में एक खास बात और है, जितने भी मोनेरेंस होते हैं, जितने मोनेरा ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, मोनेरा किंगडम के जो मेंबर्स हैं, सभी वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और वो सिंगल सेल्ड होते हैं। लेकिन जो ये ऑसिलेटोरिया है वो बहुकोशिकीय होता है, यानी कि इसमें अनेक सेल होती हैं, जबकि सभी मोनेरा ग्रुप के मेंबर्स में जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनकी बॉडी में एक सिंगल सेल होती है, जिन्हें अब एसेलुलर यानी कि अकोशिकीय बोलते हैं। पहले इनको एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर कहते थे, लेकिन ये बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होता है। इसके बाद तीसरा है माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि सहजीवी संबंध। एक ऐसा सहजीवी संबंध जिसमें सहजीवी संबंध जो होता है वो कवकों यानी कि फंजाई तथा उच्च पादपों, विशेष रूप से जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पादपों की जड़ों के बीच होता है। हम उसे क्या बोलते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। यानी कि एक माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, विशेष रूप से जिम्नोस्पर्म एंड फंजाई, यानी कि उच्च पादपों, विशेष रूप से अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म तथा कवकों के बीच पाए जाने वाले सहजीवी संबंध को हम माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा में क्लैविएटिया, अमेनिटिया, कॉर्टिकम और ग्लोमस नामक कवक प्रजाति के सदस्य सामान्यतः भाग लेते हैं और ये हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ मिलकर एक सहजीवी संबंध बनाते हैं, जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा से पादप को अनेक लाभ होते हैं। सबसे पहला जो माइकोराइजा है उच्च पादपों को मृदाजन्य रोगों से बचाता है, यानी कि जो सॉयल बोर्न डिजीज होती हैं, जो मृदा के कारण पादपों में रोग होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मृदाजन्य यानी कि सॉयल बोर्न रोग डिजीज, उनसे माइकोराइजा पादपों की रक्षा करते हैं। दूसरा, कवक फास्फोरस तथा जल के अवशोषण में हेल्प करते हैं पादपों को। ये जो अघुलनशील प्रकार का फास्फोरस है उसको घुलनशील प्रकार के फास्फोरस में परिवर्तित करते हैं, जिससे पादप आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा ये जल को ग्रहण करने में भी हेल्प करते हैं कवक। इसके अलावा जो पादपों में माइकोराइजा है वो कुछ वृद्धि कारक भी उनको प्रदान करते हैं। माइकोराइजा से पादप जो होते हैं वो मृदा से कुछ वृद्धि कारक भी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे इनकी संपूर्ण वृद्धि होती है, संपूर्ण विकास होता है। नेक्स्ट, माइकोराइजा के कारण पौधों में सूखे यानी कि ड्रॉट यानी कि पानी की कमी और लवणता यानी कि सलाइनिटी यानी कि सॉल्ट की मात्रा सहन करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे ये उन कंडीशंस में कम पानी में यानी कि सूखे में और लवणता यानी कि अधिक सॉल्ट होने पर भी पादप सरवाइव करते हैं। लास्ट है इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में माइकोराइजा मूल रोम यानी कि रूट हेयर की तरह कार्य करने लगते हैं। तो इस प्रकार से पादपों में और फंजाई के दोनों को लाभ होता है। पादप को जो हमने लाभ पढ़े हैं कि वो रोग से बच जाता है, फास्फोरस को ग्रहण करने लगता है, जल को ग्रहण करने लगता है, वृद्धि कारक प्राप्त कर लेता है, इसके अलावा सूखे से सैलिनिटी से बचता है और मूल रूम की तरह भी काम करता है। तो उसको जल आदि सब चीज़ें मिलने लगती हैं, बदले में फंजाई को खाना मिलता है और प्रोटेक्शन मिलता है। इस प्रकार से माइकोराइजा संबंध से दोनों को लाभ पहुंचता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।